ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु प्लैनेट अभी अपना नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी तक ये मृगशिरा मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और रोहिणी के चौथे चरण में प्रवेश किए हैं। तो वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र की राशि है और यहाँ पर राहु अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, उच्च की स्थिति में माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो राहु का कहीं ना कहीं मित्र है, राक्षसों के गुरु है राहु। तो यहाँ आकर के राक्षसों के गुरु हैं शुक्र। तो जब यहाँ पर राहु रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अपने मित्र के घर में होते हैं। और ये नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र, ये वृषभ राशि में पड़ता है। शुक्र की राशि में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में जब शुक्र आते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। इसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी लगन और राशि वालों के ऊपर। लेकिन पहले ये बता दूं कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये 27 जनवरी 21 को इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और ये यहाँ पर अक्टूबर तक रहेंगे। लगभग 8-8.5 महीने का इनका टाइम रहेगा रोहिणी नक्षत्र में। तो सबके ऊपर कैसे प्रभाव डालेंगे। और एक चीज और समझने की रहेगी कि राहु जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो रोहिणी के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। तो जो चौथा चरण होता है, ये कोई भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो चौथा चरण जो होता है कहीं ना कहीं वो मोक्ष त्रिकोण को लेकर के चलता है, उसका भी प्रभाव इस परिणाम के ऊपर आ जाता है। और चूंकि रोहिणी चंद्रमा का सबसे फेवरेट नक्षत्र है और यहाँ पर अर्थ त्रिकोण की राशि में राहु का गोचर होगा, तो ये राहु वृषभ के साथ साथ जो कन्या राशि है और जो मकर राशि है, एक त्रिकोण में बैठ करके, एक अर्थ त्रिकोण में बैठ करके राहु जो दूसरे दोनों बचे हुए अर्थ त्रिकोण हैं, छठा और 10वां, उनको भी ये नक्षत्र लेवल पर एक संबंध स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने पूरे 8 महीने के टाइम पीरियड में जो धन से संबंधित चीजें होती हैं, पैसे रुपए से संबंधित चीजें होती हैं, या जो फाइनेंस को लेकर के चलने वाली चीजें होती हैं, उनसे संबंधित परिणामों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण के साइन में और चंद्रमा के नक्षत्र से ये अपना गोचर करेंगे। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बहुत संक्षेप में 12 लग्न और राशियों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, जो मेष लगन और राशि वाले लोग रहेंगे, यहाँ पर ये राहु का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए, हालांकि राहु आपके धन भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं अभी उच्च की स्थिति में, और ये रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे तो ये आपके चौथे भाव में जो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि, उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो आपके लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए जो धन प्राप्ति से संबंधित चीजें होती हैं, लिक्विड मनी जो होती है, उसका कहीं फ्लो बढ़ाएंगे। और साथ में आपके परिवार के अंदर कोई भौतिक सुख समृद्धि से संबंधित जो चीजें होती हैं, लग्जेरियस आइटम है, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें हैं, इस तरह की कुछ शुभता वाली चीजें आपको इन 8 महीनों में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ चूंकि ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और राहु बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, तो थोड़ा सा आपको खान पान के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके हो सकता है कि आपकी जो फूड हैबिट है उसमें कुछ बिगाड़ करने का काम कर सकते हैं। तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको सावधान होकर रहना चाहिए। धन प्राप्ति वगैरह तो कराएंगे, भौतिक सुख समृद्धि भी आपको देंगे, क्योंकि चौथे भाव में आपके चंद्रमा की राशि कर्क है, रोहिणी के नक्षत्र से जा रहे हैं ये, तो आपका चौथा भाव एक्टिवेट करेंगे। तो मेष लग्न राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम रहेगा। इसके बाद देखिए, वृषभ लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए जब ये रोहिणी के नक्षत्र से निकलेंगे राहु,
तो यहाँ पर जो आपकी कर्क की राशि पड़ रही है वो आपके तृतीय भाव में पड़ रही है। तो तृतीय भाव में होने की वजह से हो सकता है कि स्पिरिट में आपके लिए काफी फ्रिक्वेंटली आपको ट्रेवल्स देखने को मिले, क्योंकि आपका तीसरा भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। और वो भाव जो होता है यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो इस पीरियड में आपके लिए कुछ जर्नी देखने को हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ प्राप्तियों का माध्यम बने, क्योंकि राहु का जो पर्पस रहेगा वो अचीवमेंट्स दिलाना और जो भौतिक चीजें होती हैं उनकी प्राप्ति कराना, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं मनी को, धन को, इन चीजों को दिखाते हैं। और वो कालपुरुष की पत्रिका में चौथे भाव के ही कारक होते हैं, वहीं उसी स्थान को लेकर के चलते हैं, सुख के कारक होते हैं। तो आप लोगों के लिए भी पराक्रम के द्वारा जो है चीजें प्राप्त होने के योग निर्मित होंगे, जो कि आपके लिए सुखों की भी वृद्धि करेंगे और धन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी वृद्धि का योग आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये राहु का रोहिणी नक्षत्र में जाना आपके कहीं ना कहीं आपके लिए धन से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसका लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि आपकी ये द्वितीय भाव की जो राशि कर्क है वहां पे ये प्रभाव डालेंगे राहु। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसे का आगमन जरूर होगा, और पैसे के आगमन के साथ साथ चूंकि ये परिवार का भी भाव होता है, दूसरा भाव, तो परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें देखने को मिलना, या किसी तरह के धन समृद्धि और जीवन वगैरह इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। मिथुन वालों को भी इसका काफी अच्छा फायदा हो सकता है। फिर कर्क वालों की बात करें तो कर्क वालों के लिए जो राहु प्रभाव देंगे, कर्क राशि आपके लग्न में पड़ती है, लग्न भाव में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं पूरा जो आपका व्यक्तित्व है उसमें एक मजबूती लाने का कार्य करेंगे। काफी हो सकता है आप बहुत ज्यादा इस पीरियड में अच्छे से रहना, बहुत बढ़िया आपका व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आ जाए, या आपका जो रहन सहन है उसमें एक बहुत मजबूती देखने को मिले, क्योंकि लग्न प्रभावित होगी, लग्न के ऊपर राहु का प्रभाव आएगा इनडायरेक्टली। तो आपके अंदर स्वयं के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिल सकते हैं। और साथ में ये भी हो सकता है कि चूंकि ये रोहिणी के नक्षत्र से जुड़ करके आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रहे हैं, चौथे भाव, आपके लग्न भाव को, जो आप स्वयं है, या जहाँ पे आपकी चंद्रमा बैठी होगी वो राशि होगी। तो ये जो पूरा पीरियड रहेगा 8 महीने का, यहाँ पर आपके लिए धन प्राप्ति और सुख दोनों की ही वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि वृषभ का राहु है ये, तो प्राप्तियों को जरूर कराएगा। और वृषभ जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है, तो ये अचीवमेंट्स को दिखाती है। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसमें पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो राहु प्रभावित करेंगे आपके ये द्वादश भाव को करेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी कर्क राशि लगन पड़ेगी। तो ये आपके लिए हो सकता है कि कुछ धन प्राप्ति के संयोग निर्मित करे, जो कि फॉरेन से जुड़ करके हो सकता है, विदेश से संबंधित अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय है, या जो आपका जन्म स्थान है उससे दूर आप रह गए हैं और वहां से आपका कोई कार्य व्यवसाय है, तो उन क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित हो सकते हैं। साथ साथ ये भी हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल करके फाइनेंशियल गेन में कन्वर्ट हो, इस तरह के आपके योग बनेंगे। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये राहु का रोहिणी नक्षत्र में जाना रहेगा, ये आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि आपकी जो कर्क राशि पड़ेगी वो आपके एकादश भाव से संबंध बनाएगी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आने वाले 8 महीनों में आप लोगों के लिए हो सकता है कि धन से संबंधित जो चीजें हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी, आपकी समस्त शिक्षा पूर्ति देखने को इस पीरियड में मिल सकती है, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ के भी हो सकती है, आपके संतान पक्ष से भी जुड़ कर हो सकती है। हर एक चीजों के लिए कहीं ना कहीं शुभता वाला परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, और विशेष रूप से इनकम में कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये दसम भाव में प्रभाव डालेंगे, 10वें भाव में आपकी कर्क राशि पड़ेगी। तो इस पीरियड में हो सकता है कि आपके लिए आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत वृद्धि हो जाए, जो आप काम करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उन चीजों में काफी मजबूती देने का कार्य करेगा, राहु का गोचर है। और
कहीं ना कहीं से आपके कार्य के द्वारा, आपके व्यवसाय के द्वारा, आपके बिजनेस के द्वारा आपको फाइनेंशियल गेन हो, इस तरह के योग आपके लिए जरूर निर्मित होंगे। क्योंकि आपके लिए जो वृषभ राशि पड़ती है वो अष्टम भाव में पड़ती है, तो 8वां भाव भी जो है अकस्मात चीजों को लेकर के चलता है। और तुला वालों के लिए शुक्र लगन के भी मालिक होते हैं, लेकिन चूंकि राहु का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे राहु, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके दसम भाव के ऊपर इनडायरेक्टली ये प्रभाव डालेंगे और कार्य के द्वारा, आपके व्यापार बिजनेस के द्वारा आपको प्राप्तियां होने के योग निर्मित होंगे। तो आप लोगों के लिए भी काफी अच्छा 8 महीने का जो परिणाम है, इसमें कुछ आपको अच्छे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए जो ये भाव एक्टिवेट होगा, ये आपका 9वां भाव एक्टिवेट होगा। तो 9वें भाव के कारण, क्योंकि वहां पे आपकी कर्क लगन और राशि बनेगी, तो वो जो स्थान रहेगा आपके लिए इस पीरियड में, आपको जो आपका एजुकेशन पक्ष है, हायर एजुकेशन है, जो आपके पिता हैं, इन क्षेत्रों से आपके भाग्य की वृद्धि के योग, या इन लोगों के द्वारा कहीं आपकी लाइफ में जो एक गेन होता है, फाइनेंशियल गेन होता है, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। क्योंकि आपके लिए कर्क राशि 9वें भाव में बढ़ेगी, तो ये जो भाव है आपको अपने पिता पक्ष के द्वारा, या जो आपकी एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, उन जगहों पे ऐसी परिस्थितियां बने जो आपके लिए पैसे के रूप में या प्राप्तियों के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जो वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं, आपको अपने धर्म से, आपके पिता के द्वारा, या आपके एजुकेशन के द्वारा, या आपके रिसर्च वाले जो कार्य हैं, उनके द्वारा आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो कर्क लग्न राशि और लग्न का स्थान बनेगा, वो आपका अष्टम भाव बनेगा। तो वहां पे चंद्रमा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि इस पीरियड में जो आपका रुझान है वो गुण विषयों की ओर बढ़ जाए, धर्म की ओर, तंत्र की ओर, मंत्र की ओर, साधना की ओर, इन चीजों की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है और इनके द्वारा आपको कोई गेन, फाइनेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु वृषभ राशि में रह करके आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे जब ये रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। और रोहिणी नक्षत्र के ये चौथे चरण से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोक्ष वाली चीजों को भी प्रभावित करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। और ये आपके अष्टम भाव में ही हो रहा है, तो आपके लिए तंत्र मंत्र साधना, इन चीजों में आपका रुझान बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है कि अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हो, क्योंकि 8वें भाव में जब चंद्रमा का प्रभाव मिलेगा राहु के द्वारा, तो ये सडन कुछ फाइनेंशियल गेन करा सकते हैं। इसके बाद मकर वालों के लिए बात करें, तो ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है, और सप्तम भाव में होने के कारण आपके लिए जो आपका जीवन साथी है, आपका बिजनेस पार्टनर है, इन लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गेन हो, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु आपके पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ती है, और वहां जब ये रोहिणी के नक्षत्र में आएंगे, तो आपका जो सप्तम भाव है वो एक्टिवेट होगा। तो आपका जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर, इन लोगों के माध्यम से, या जो पब्लिक होती है उन लोगों के द्वारा, यदि आप कोई लीडर हैं या किसी तरह के सोशल वर्क से जुड़ करके हैं, तो जो सामान्य पब्लिक हो, जनता होती है, उन लोगों के द्वारा कहीं से आपकी लाइफ में कुछ धन लाभ के योग बने, या उनके द्वारा आपको कुछ पॉजिटिव चीजें, सपोर्टिंग चीजें देखने को मिले। क्योंकि राहु अभी वृषभ में है, तो वो जो प्रभाव देंगे कहीं ना कहीं वो प्राप्तियों का देंगे, अचीवमेंट्स का देंगे, क्योंकि वहां पे मजबूत स्थिति में है। तो चीजों को कहीं ना कहीं गेन कराने का काम आप जरूर करेंगे राहु। तो आपको जो गेन होगा वो आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और जो जनता होती है उनके द्वारा हो सकता है। इसके बाद जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, देखिए आपके लिए जो ये चौथी राशि पड़ेगी कर्क की, आपके छठे भाव में पड़ती है। तो ये हो सकता है कि जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हों, जिनका सर्विस वाला काम है, या जो सर्विस प्रोवाइडर है, इस तरह के कार्यों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको उन माध्यमों से धन की प्राप्ति हो, इस तरह के योग आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं। तो कुंभ वालों के लिए भी ये अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये चतुर्थ भाव में आपकी वृषभ राशि आ रही है, और वहां पे राहु रोहिणी नक्षत्र में जाकर के आपके छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो आपके मामा पक्ष हैं, या जो आपके मामा पक्ष हैं, या जो आपकी मदर
साइड के लोग हैं, कोई भी मामा या मेरे फुफेरे जो मामा पक्ष है, वहां से कुछ चीजें आपके लिए गेन के रूप में निकल करके आए। इस तरीके से आपको यहाँ पे राहु का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद मीन लगन वालों के लिए जो ये भाव एक्टिवेट होगा वो आपका पंचम भाव होगा। तो जो पांचवा भाव होता है वो संतान का होता है, आपके एजुकेशन का होता है और आपकी क्रिएटिविटी का होता है, काउंसलिंग का होता है आपके। तो जो भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, हो सकता है यहाँ पर जो ये राहु का प्रभाव रहेगा रोहिणी नक्षत्र में, या आपको संतान के द्वारा, या आप किसी रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप कोई शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना बनेगी कि आपको धन लाभ के योग निर्मित हो इन आने वाले 8 महीनों में। क्योंकि रोहिणी से होते हुए राहु आपके पंचम भाव को मजबूती देने का काम करेंगे। तो पांचवा भाव ट्रेडिंग को दिखाता है, आपके संतान को, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। तो आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। ये सारा जो मैंने भी आप लोगों को बताया है, इसका जो बेस है, इसका आधार है, क्योंकि राहु चूंकि वृषभ में है तो मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति में होने के कारण और अर्थ अर्धी साइन में, अर्थ त्रिकोण में राहु का गोचर हो रहा है, तो ये जो प्रभाव है देंगे ये धन संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें, या जो अचीवमेंट्स वाली चीजें होती हैं, वो धन को बढ़ाना हो या व्यापार को बढ़ाना हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इनका परिणाम रहेगा कहीं ना कहीं वृद्धि वाला रहेगा, अचीवमेंट्स वाला रहेगा। तो ये तो इनका भौतिक स्तर पे परिणाम रहेगा। लेकिन इसी का एक दूसरा साइड भी होता है, वो ये है कि चूंकि कुछ भी हो, राहु भले उच्च के हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से है तो एक क्रूर प्लेनेट और है एक राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह। तो कोई भी ग्रह जो होता है वो कितना भी ऊंच का हो जाए या कितना भी नीच का हो जाए, जो उसका स्वाभाविक गुण धर्म होता है उसको वो नहीं त्यागता है, वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर रहती ही रहती है। तो जब वो परिणाम भी देता है तो उन उसके जो कारकत्व है, उसका जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका धर्म है, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं परिणाम में डाल देता है। तो राहु चूंकि पापी ग्रह होता है और राक्षस ग्रह माना जाता है, शुक्र से प्रभावित ग्रह है, छद्म है, फरेब है और इल्यूजन का कारक ग्रह है, तो ये आपको प्राप्तियां तो जरूर कराएगा, लेकिन साथ साथ में ये आपके अंदर कुछ गलत चीजें भी विकसित कर सकता है। तो गलत चीजें जो विकसित करने का काम कर सकता है, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव ग्रह होता है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है चीजों से, अगर उसके ऊपर कुछ शुभ प्रभाव नहीं रहे तो ये हो सकता है कि कहीं भोग विलास की तरफ प्रवृत्ति को बढ़ा दे, या जो खान पान का तरीका है, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनमें कुछ खराबी ला दे, या कहीं ड्रिंक वगैरह की, स्मोकिंग जैसी जो चीजें होती हैं, एक गलत खान पान की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। और चंद्रमा के नक्षत्र से राहु का गोचर जो होता है, कई बार व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा भोग विलास भी बढ़ा देता है, क्योंकि चंद्रमा है तो बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है, बड़ा प्रेम को लेकर के चलता है। और चूंकि ये राशि भी जो मिलती है रोहिणी को, वो शुक्र की राशि मिलती है, तो शुक्र और चंद्रमा का जो एक संयुक्त प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं भोग विलास, प्रेम, स्नेह, लगाव, इन चीजों को भी दिखाता है। तो सिर्फ शुक्र और चंद्र रहे तब भी वो जो प्रेम होगा, जो लगाव होगा, उसमें प्योरिटी रहेगी और एक एक उसकी एक सीमा रहेगी। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जो प्रभाव देगा, जो चंद्रमा का असर आएगा और उसको जो शुक्र राशि का सपोर्ट मिलेगा, और वहां पर जो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला प्लेनेट राहु रहेगा, तो ये संभावना दिखा सकता है कि कहीं जो आपका भोग विलास है उसकी दिशा गलत ना हो जाए, या आप किसी चीज में बहुत मल्टी डायरेक्शन में ना पड़ जाए। इस तरह की जो चीजें होती हैं उनका थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा। तो ये सभी लग्न राशि वालों के लिए है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, क्योंकि राहु अपने स्वभाव के अनुसार चंद्रमा और शुक्र के साथ में मिलकर के एक प्रभाव देंगे। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो ये चीजें हैं, लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, उसकी दिशा को भी ये नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका सभी लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को संयम में रखना, अपने खान पान, इन चीजों का ध्यान रखना। तो आशा कर रही हूँ कि जो ये राहु का
नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये सभी लग्न और राशि वालों को किस तरीके से प्रभाव दे सकता है, क्योंकि राहु का भी ट्रांजिट काफी लंबा होता है, 18 महीने का रहता है एक राशि में, और ये वहां पे 3 सवा 2 नक्षत्रों से होकर के निकलते हैं, तो इनका भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर ये रहेंगे 8 महीने रोहिणी नक्षत्र में, तो उसी के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और आशा कर रही हूँ कि आपको इससे कुछ ही गाइडलाइन मिली होगी कि किन चीज़ों से आपको फायदा मिल सकता है, तो आप उसको प्रयास करिएगा। और ये इम्पोर्टेंट गोचर है। गोचर तो ये 18 महीने का है, लेकिन इनका चूंकि 18 महीना टाइम काफी लंबा होता है, तो यहाँ पर एक नक्षत्र में काफी समय तक रहेंगे, तो उस नक्षत्र के अनुसार भी परिणाम देखने को मिल सकता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे चंद्रमा की राशि होगी, चंद्रमा कर्क राशि, कर्क जहाँ पे नंबर 4 नंबर लिखा होगा, चाहे वो लगन से हो, चाहे वो आप चंद्रमा से हो, माने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से, जहाँ पे 4 नंबर होगा, उस भाव से संबंधित, तो चंद्रमा जहाँ बैठे होंगे उन सारे भावों से को मिलाकर के संयुक्त प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ट्रांजिट का प्रभाव है, और ये प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है अगर आपकी महादशांतर या प्रत्यंतर में कहीं राहु आ रहे हों, या राहु की ही महादशा चल रही हो, तब भी ये परिणाम काफी गहरे तक प्रभावित कर सकता है। और राहु अगर अच्छी स्थितियों में होंगे, योग कारक की स्थितियों में होंगे, तो परिणाम काफी अच्छा हो सकता है। और फाइनल जो परिणाम रहेगा वो आपके हॉरोस्कोप पे निर्भर करेगा कि वहां पे क्या ग्रहों की स्थिति है। फिर भी ओवरऑल चूंकि ये राहु का ट्रांजिट है और रोहिणी के नक्षत्र से है, तो आप लोग चाहे तो राहु से संबंधित चीजें कर सकते हैं, क्योंकि राहु प्लेनेट अगर खराब स्थिति में होंगे आपकी कुंडली में, तो उसमें मजबूती आएगी, और अगर अच्छी स्थिति में है तो वो और भी अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करेंगे। तो राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज होती है कि एक तो जो काला उड़द होता है, साबुत उड़द होता है, उसको दान कर देना गरीबों को। और जो ये डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो लूले लंगड़े लोग होते हैं, उनकी सेवा से भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चिड़ियों के लिए आप दाना पानी ये सब हमेशा रखते रहिए, काले कुत्तों को रोटी वगैरह देना, तो इससे भी राहु बहुत प्रसन्न होता है। इसके अतिरिक्त आप जो नारियल होता है उसको अपने सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके और फिर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, इससे भी राहु की अच्छी रेमेडीज हो जाती है। इसके अतिरिक्त राहु का सबसे अच्छा तरीका होता है कि राहु के मंत्रों का जाप कर लेना, या देवी की उपासना करना, या शिव जी की उपासना करना। तो शिव तो वैसे भी हर एक चीज का रामबाण इलाज शिव ही है। अगर आप शिव से जुड़ गए तो उसमें सारी रेमेडीज अपने आप ही हो जाती हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जैसा भी लगा करे कमेंट जरूर लिखा करिए, उससे एक गाइडलाइन मिलती है कि कहाँ पे कमियां हैं और क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेंट से बहुत उत्साह बढ़ता है और अच्छा लगता है पढ़ने में कि जब अच्छा कमेंट आता है किसी वीडियो के साथ में तो खुशी मिलती है, और उसमें कुछ सजेशन भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। आगे फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।